इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली तो समझो आपका काम बन गया, क्योंकि सिलेक्शन के लिए ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, इनको इतने सिलेक्टिव तरीके से पूरे चैप्टर को कवर किया गया है। अगर आपने ज़्यादा कुछ नहीं भी पढ़ा है तो आप शॉर्ट नोट्स है उनको रिवाइज करते हुए इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। तो लेबर स्टैंड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये वाला चैप्टर वैसे बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो एकदम बेसिक लेवल के आते हैं और आसानी से हो जाते हैं। मार्क मतलब आसानी से मार्क्स लाना इसमें बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो भाई थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। अपन स्टार्टिंग में देखिए बेसिक लेवल से चलेंगे, जैसे आपने सारी क्लासेस देखी होगी वैसे, और फिर धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे, जिससे आपको चैप्टर नया नहीं लगेगा, आपका सारा रिवीजन भी हो जाएगा और एग्जाम लेवल के क्वेश्चन आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है बताइए। तो थर्मोडायनेमिक्स हीट और एनर्जी का जो अध्ययन है वही थर्मोडायनेमिक्स है। उष्मागतिकी में क्या किया जाता है, हीट और एनर्जी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए इसके अंदर सिस्टम क्या होता है। भाई जो उष्मागतिकी वाला चैप्टर इसके अंदर होता है मतलब ये सिस्टम क्या होता है, इसका आंसर बताइए। सिस्टम और सराउंडिंग्स दो पार्ट होते हैं, निकाय और तंत्र। तो बताइए सिस्टम क्या है, इसके अंदर सिस्टम किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए। तो जो सिलेक्टेड पार्ट होते हैं या सिलेक्टेड एरिया जिसको मानते हैं अपन, उसको सिस्टम कहा जाता है। जबकि आउटसाइड का जो एरिया होता है, ठीक है, उसको क्या माना जाता है, उसको सराउंडिंग एरिया को आउटसाइड सिस्टम माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिस्टम क्या है, सिलेक्टेड पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यानी कि आप यहाँ मान के चलिए ये पूरा एरिया है और इसमें कुछ पार्ट्स यहाँ पे रखा हो, तो इसको जो ये अंदर वाला पार्ट है ये सिस्टम रहेगा, SYS, ये सिस्टम रहेगा। जबकि जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये सराउंडिंग रहेगा। तो आप समझ गए होंगे, आपने अगर नोट्स रिवाइज किया होगा तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका जो ये पूरा मिलके जो तंत्र बनता है उसके अंदर इस ये बाहर ये इसका बाहरी पार्ट है वो सराउंडिंग्स है, और इसका जो आंतरिक पार्ट है ये वाला इसका सिस्टम है, निकाय। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर देखिए सराउंडिंग्स क्या है, जो आउटसाइड सिस्टम है वो है, यानी कि उस सिस्टम के अलावा जो पार्ट बचा वो सराउंडिंग्स है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ओपन सिस्टम। अब देखिए सिस्टम दो प्रकार के होंगे, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। तो यह आपको पहचानना है, इसी के आधार पर क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो ओपन सिस्टम क्या होता है भाई, ओपन सिस्टम की क्या विशेषता है, इसके अंदर क्या होता है ओपन सिस्टम के अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि मतलब मास और जो एनर्जी होती है वो परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, एक्सचेंज होती रहती है, एक से दूसरे के अंदर जाती रहती है। ओपन सिस्टम के अंदर क्या होता है, खुला निकाय के अंदर क्या होता है, खुला तंत्र। इसमें होता है मास और एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखिए क्लोज सिस्टम, देखिए क्लोज। अब क्लोज के अंदर बताइए क्या एनर्जी एक्सचेंज होती है या फिर मास एक्सचेंज होता है, या दोनों एक्सचेंज होते हैं, या फिर किसी में कोई मतलब नन ऑफ इनमें से कुछ भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। तो जो क्लोज सिस्टम होता है उसके अंदर केवल एनर्जी होती है, वही एक्सचेंज होती है, मास एक्सचेंज नहीं होता है। तो ये आपको ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है बताइए, आइसोलेटेड के अंदर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का एक्सचेंज नहीं होता है, ना ही तो एनर्जी का और ना ही मास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्थिति फलन। स्टेट फंक्शन मतलब स्थिति फलन होता है हिंदी में। तो ये कौन सा इसमें से स्थिति फलन है, हीट वर्क या फिर इंटरनल एनर्जी, कौन सा इसमें स्टेट फंक्शन है। देखिए दो प्रकार के फंक्शन होंगे, स्टेट फंक्शन और पथ फंक्शन। एक तो स्थिति पे डिपेंड करेगा और एक उसके जो प्रक्रम को जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते पर निर्भर करेगा, उस प्रक्रिया पे निर्भर करेगा। ठीक है, और जबकि स्टेट फंक्शन केवल ओनली लास्ट और फर्स्ट वाले पे डिपेंड करेगा, बीच वाले जो प्रक्रिया जिससे गुजरता है उस पर डिपेंड नहीं करता स्टेट फंक्शन। जबकि पथ फंक्शन है, इसको यूं ले जाएंगे तो इस पर डिपेंड करेगा, जबकि यूं करके ले जाएंगे तो भी तो उसका जो वैल्यू होगा वो अलग आएगा। आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो पाथ फंक्शन है वो कौन सा है इनमें से, पहले इसको देख लो। 7 का स्टेट फंक्शन कौन सा है, 7 का बताइए स्टेट फंक्शन। जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है, ये केवल अवस्था पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो पाथ फंक्शन है वो कौन सा है इनमें से बताइए। पाथ फंक्शन है इंटरनल एनर्जी। एक बार यहाँ पे इसको देखिए, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन के अंदर ये इंटरनल एनर्जी है ना जो स्थायी नहीं आएगी इसके अंदर।
क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनल एनर्जी का सिंबल क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इंटरनल एनर्जी का जो सिंबल है वो क्या है, तो ये वाला है ऑप्शन नंबर ए, यूए इंटरनल एनर्जी का आंतरिक ऊर्जा का है। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट लॉ इक्वेशन यानी कि जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसकी कौन सी समीकरण है बताइए। फर्स्ट लॉ इन ऑफ फर्स्ट लॉ इक्वेशन कौन सी है ऊष्मागतिकी की, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ उसकी कौन सी इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बताइए। तो जो ये वाली है Q इक्वल टू डेल यू प्लस डब्लू, ठीक है, यानी कि उष्मा और यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किया गया कार्य, ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वर्क डन बाय सिस्टम, तो सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य, दो प्रकार के कार्य होंगे, एक तो सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य और एक सिस्टम पर किया गया कार्य। तो सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य बताइए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य 11, तो सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा, जबकि सिस्टम के ऊपर जो कार्य किया जाएगा वो नेगेटिव होगा। अब देखिए हीट सप्लाइड टू सिस्टम, अब सिस्टम को हीट दी जा रही है, तो बताइए इसमें जो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा कार्य बताइए 12 के अंदर। तो सिस्टम को दी जा रही है, ठीक है, लेकिन सिस्टम ही कार्य करेगा इस हीट को प्राप्त करके, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगी, जो किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है, आइसोथर्मल समतापी, समतापी जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर क्या कौन कांस्टेंट रहेगा तब। तो आप देखिए आइसोथर्मल का मतलब है समतापी और समतापी का मतलब समान ताप, तो यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस, अब देखिए एडियाबेटिक जो प्रोसेस है उसके अंदर कौन सा समीकरण वो करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, तो जो उष्मा में जो परिवर्तन है ये बिल्कुल जीरो होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो क्यू इक्वल टू जीरो, ये एडियाबेटिक प्रोसेस को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें बताइए आइसोकोरिक प्रोसेस में कौन क्या कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर दीजिए 15 का। तो इसके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16, आइसोबारिक, अब आइसोबारिक के आइसो जहाँ भी आ रहा है ना इसका मतलब होगा सम, आइसो का मतलब होगा सम। अब देखिए बेरिक आ रहा है तो यहाँ पे मतलब बेर या बेरिक से मतलब होगा दाब, दाब का, जबकि थर्मल से होता है टेम्परेचर का, तो जैसे सम बेरिक तो यानी कि पी कांस्टेंट होगा, ठीक है, पी का मतलब प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होगा, पी इज कांस्टेंट, ठीक है, आइसो का मतलब सम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन, तो आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है भाई, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, वॉल्यूम पर, या फिर किसी में भी नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। तो ये टेम्परेचर पर निर्भर करती है आंतरिक ऊर्जा, किस पे, टेम्परेचर पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आइडल गैस इंटरनल एनर्जी, तो जो आइडल गैस होती है उनकी आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, ओनली किस पर डिपेंड करेगी, आदर्श गैस की इंटरनल ऊर्जा किस पे डिपेंड करेगी भाई, टेम्परेचर पे, पी पे, वी पे। क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए, 18 तो ओनली टेम्परेचर पे करती है आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, आदर्श गैस हो या कोई सी भी गैस हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वर्क डन इन आइसोकोरिक, तो सम आयतनी जो प्रोसेस है उसके अंदर कार्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा बताइए 19वें के अंदर। तो जी कार्य किया गया कार्य जी शून्य होगा, क्योंकि अ, इसके अंदर जो आइसोकोरिक के अंदर है ना, डेल वी जीरो होगा, और जब डेल वी जीरो होगा तो वर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है, डेल वी क्या होगा, जीरो, आयतन में परिवर्तन जीरो होने के कारण कार्य भी जीरो होगा। नंबर 20, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, कार्य का फॉर्मूला क्या है बताइए 20वें के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पी डेल वी। अब इससे इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे डेल वी की जगह अगर अपन जीरो कर देंगे, क्योंकि आयतन में सम आयतनी के अंदर आयतन में परिवर्तन जीरो होगा, तो डेल वी की वैल्यू जीरो होने से डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे भी इसकी वजह से जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी को जो मापते हैं उसका कौन सा फॉर्मूला राइट है 21 के अंदर बताइए। तो जो क्यू या डेल टी, क्यू अपन डेल टी, ये हीट कैपेसिटी को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, स्पेसिफिक हीट जिसको नापा जाता है वो क्या होता है, पर यूनिट मास या टोटल हीट, नन बोथ, कौन सा इसमें स्पेसिफिक हीट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 तो पर यूनिट जो मास की हीट होती है उसको स्पेसिफिक हीट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, अब देखिए सीपी सीवी से ज़्यादा होता है, क्यों, इसका रीजन क्या है भाई, सीपी की जो वैल्यू है सीवी से ज़्यादा होती है, ये बहुत सी बार पूछा जाता है, तो क्या कारण है इसका, 23 का बताइए।
तो इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उनमें उसके कारण सीपी सीवी से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मेयर्स रिलेशन के अनुसार इनमें से कौन सा फॉर्मूला राइट है? 24 का बताइए। तो सीपी माइनस सीवी इजकल टू आर, ठीक है, ये वाला सीपी माइनस सीवी इजकल टू आर, ये मेयर्स इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 25, अब देखिए जो गामा है ये एक कांस्टेंट है, वो किसके बराबर है बताइए? 25 तो सीपी अपॉन सीवी, इसका जो अनुपात है इसको गामा में दर्शाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, एडियाबेटिक रिलेशन या रुद्धोष्म जो संबंध है उसके अनुसार कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बताइए? 26 का बताइए जल्दी, 26। तो पीवी गामा, ये है ऑप्शन नंबर ए, पीवी गामा इस इक्वल टू कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 27 देखो आइसोथर्मल रिलेशन। अब आइसोथर्मल के अंदर आपको पता है कि टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल के अंदर क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए पीवी। और इसको आप बॉयल के नियम से भी समझ सकते हो। बॉयल के नियम के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इसको पीवी संबंध कहा जाता है, ठीक है, पीवी संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ग्राफ आइसोथर्मल। जो ग्राफ आइसोथर्मल है उसका कैसा होगा भाई? आइसोथर्मल जो यानी कि सम आयतनी पर वो है, उसका ग्राफ कैसा होगा, या आप ये बॉयल के नियम से रिलेट कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का बताइए। तो इसका होगा हाइपरबोला, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा? हाइपरबोला होगा आइसोथर्मल प्रक्रिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, अब देखिए जो एडियाबेटिक होता है उसका किस प्रकार से होगा? उसका कर्व होगा किस प्रकार से होगा भाई? स्टीपर होगा या फिर लेस स्टीप होगा, सेम होगा, किस प्रकार होगा? 29 का आंसर दीजिए। तो स्टीपर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 29 में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है? क्वेश्चन नंबर मतलब जिसका जो प्रथम नियम हो उसमें क्या संरक्षित रहता है? बताइए, 30। तो इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है, ठीक है, क्या रहती है? ऊर्जा संरक्षित रहती है इसके फर्स्ट फर्स्ट लॉ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। अब यहाँ पे द्वितीय नियम की बात हो रही है, किससे संबंधित है भाई द्वितीय नियम? ऊर्जा संरक्षण से, उष्मा प्रवाह से, द्रव्यमान से, किससे है? 31 का आंसर दीजिए। तो ये उष्मा प्रवाह की दिशा बताता है। क्या बताता है? प्रवाह की दिशा, उष्मा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, द्वितीय नियम। जबकि प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये सीधा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, उष्मा स्वतः प्रवाहित होगी। अब बताइए, अपने आप प्रवाह होता है उष्मा का, जैसे मान ली एक ही यह है और इसके संपर्क में है ये वाला, अब इसकी उष्मा ज्यादा है और इसकी कम है, तो उष्मा ज्यादा से कम की ओर जाएगी या कम से गर्म ज्यादा की ओर जाएगी बताइए? तो अगर इसकी उष्मा ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की ओर जाएगी, क्योंकि दोनों समान होने की कोशिश करेगी। जैसे गर्म चाय अपन रखते हैं तो वो अपने आप ठंडी हो जाती है, यानी कि जो चाय की जो उष्मा है वो अपना जो बाहरी वातावरण या उसका सिस्टम के अलावा जो पार्ट है, सराउंडिंग्स है, उसके अंदर स्थानांतरित हो जाती है और चाय ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो उष्मा प्रवाहित कहाँ होगी? ये द्वितीय नियम के अनुसार है। 32 के अंदर बताइए क्या राइट आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइए। तो ये गर्म से ठंडे की ओर जाएगी, ठीक है, कोई भी चीज गर्म से ठंडे की ओर उष्मा प्रवाहित होगी इसके अंदर। जबकि केल्विन प्लांक का कथन क्या है? केल्विन प्लांक, और ये भी देखना है कि केल्विन प्लांक का कथन पहले नियम के लिए है या दूसरे नियम के लिए है बताइए? पूरी उष्मा को कार्य में बदलना संभव है, असंभव है? आंशिक रूप से बदला जा सकता है। देखिए ये ऑप्शन इस प्रकार है, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, पूरी उष्मा को कार्य में बदलना या संभव है, दूसरे में कह रहा है कि पूरी उष्मा को बदलना असंभव है, या फिर आंशिक रूप से बदला जा सकता है। 33 का आंसर दीजिए। तो असंभव है, 100% उष्मा को कार्य में नहीं बदला सकता, कुछ उष्मा कार्य को करने में भी उपयोग में ली जाती है, इस कारण पूरा कार्य इसके बराबर नहीं हो पाता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्लासियस का कथन देखिए, ये दोनों ही उष्मागतिकी के नियमों से संबंधित है, केल्विन प्लांक का और क्लासियस का। अब क्लासियस के अनुसार कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका? 34 का बताइए, 34 का।
तो देखिए अपन ने वहां देखा था कि गर्म से ठंडे की ओर वापस जा रही थी। ये ढंग से चल नहीं रहा आज, पता नहीं क्यों। गर्म से ठंडे की ओर जा रही थी, ठीक है, स्वतः जा रही थी, लेकिन ये कलाशीस के कथन के अनुसार है कि उष्मा ठंडे से गर्म की ओर स्वतः नहीं जा सकती। ठीक है, उष्मा स्वतः ठंडे से, अब देखिए गर्म से ठंडे की ओर तो जा सकती है, लेकिन ठंडे से गर्म की ओर नहीं जा सकती। ठीक है, ठंडे से गर्म की ओर नहीं जा सकती, यही कलाशीस का कथन है। तो क्लासिस का कथन आपको पता होना चाहिए। और केल्विन, केल्विन का मतलब ये कथन ये है कि पूरी उष्मा को कार्य में नहीं बदला जा सकता, असंभव है। ठीक है, और ये क्लासिस का कथन है कि उष्मा ठंडे से गर्म में स्वतः नहीं जा सकती। ठीक है, ये दोनों कथन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, परपेचुअल मोशन मशीन PPM2 संभव असंभव आंशिक, इसके लिए बता रहा है ये कि उष्मा को स्वतः ठंडे से गर्म की ओर ले जाने में संभव है क्या। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, परपेचुअल मोशन मशीन संभव है या असंभव है, मतलब पूरे कार्य को, वो पूरी उष्मा को कार्य में बदलने वाली कोई मशीन संभव है क्या। तो ये संभव नहीं है, असंभव है। ऐसी कोई मशीन नहीं है जो पूरी उष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे। ठीक है, ये असंभव। क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एंट्रोपी। अब एंट्रोपी का प्रतीक क्या है, एंट्रोपी को किससे दर्शाते हैं, सबसे पहले तो ये बताना है आपको। तो एंट्रोपी को एस से दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर क्वेश्चन 36 में। अब देखिए 37 देखिए कि एंट्रोपी क्या दर्शाती है। एंट्रोपी क्या दर्शाती है, व्यवस्था, अव्यवस्था, ऊर्जा, नन, बताइए 37। तो ये अव्यवस्था को दर्शाती है, डिसऑर्डर को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एंट्रोपी बढ़ती है किस प्रोसेस में, इरिवर्सिबल में या, ये रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में, या फिर दोनों में, किस में एंट्रोपी बढ़ती है, 38 का आंसर दीजिए 38। तो ये इरिवर्सिबल जो प्रक्रम इरिवर्सिबल है उसके अंदर एंट्रोपी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एंट्रोपी का सूत्र क्या है, हाँ, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एंट्रोपी का सूत्र क्या है, 39, 39 का बताइए 39। डेल एस क्यू अपॉन टी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अच्छे से याद करके जाना, आपको विश्वास रखना है ये कि यही क्वेश्चन एग्जाम में छपेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लेब असिस्टेंट के जो टॉपर्स हैं उनके द्वारा तैयार किए गए हैं, जिन्होंने दो दो बार एग्जाम पास किया है, लेब असिस्टेंट का टॉपर रहे हैं, और भी एग्जाम्स पास कर चुके हैं, साइंस फील्ड से हैं, नीट की तैयारी भी कर चुके हैं। तो आप समझ रहे हो कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम लेवल के हिसाब से बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस धीरे धीरे होता है, अचानक होता है, तेज होता है, बताइए किस किस प्रकार का होता है रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, क्वासी क्वासी होता है, क्वासी स्टैटिक। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रोसेस का वो संतुलन की स्थिति में होता है, असंतुलन की स्थिति में, किस स्थिति में होता है, 41 जब असंतुलन की स्थिति होती है तब इरिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 42, प्राकृतिक प्रक्रियाएं कैसी है, जो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है अपने आप होती है, वो रिवर्सिबल होती है या इरिवर्सिबल होती है, बताइए 42। तो अधिकांश प्रक्रियाएं इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं में अधिकांश क्या होती है, इरिवर्सिबल, यानी कि जैसे चाय है, वो गर्म से ठंडी तो हो जाएगी, लेकिन क्या ठंडी से अपने आप गर्म हो जाएगी क्या, उबलने लगेगी क्या, नहीं होगा ना। उसी प्रकार से तो इरिवर्सिबल, प्राकृतिक प्रक्रिया इरिवर्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 43, एंट्रोपी परिवर्तन रिवर्सिबल में क्या होगा, भाई जो रिवर्सिबल प्रक्रिया है उसके अंदर एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन घूमे हुए आएंगे आपको, तो आपको यही समझ लेना है क्वेश्चन का क्या कहना चाह रहा है। एंट्रोपी परिवर्तन ये पूछा है रिवर्सिबल में, इसको समझो ऐसे कि एंट्रोपी परिवर्तन पूछा है रिवर्सिबल में, यानी कि रिवर्सिबल में एंट्रोपी परिवर्तन कितना होगा, शून्य, न्यूनतम, अधिकतम, बताइए 43। तो कुल परिवर्तन एंट्रोपी परिवर्तन है रिवर्सिबल के अंदर शून्य होगा, रिवर्सिबल में शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, यूनिवर्स की एंट्रोपी कितनी यूनिवर्स की एंट्रोपी होती है जो घटती है बढ़ती है इस तरह रहती है, बताइए, क्योंकि टोटल यूनिवर्स एक कौन से निकाय की तरह कार्य करता है, ये आप कमेंट में करेंगे, बंद या खुले निकाय की तरह, बताइए 44। अब इसमें बताइए एंट्रोपी बढ़ती है घटती है, 44। तो हमेशा बढ़ती है, क्या होता है, हमेशा बढ़ती है यूनिवर्स की एंट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 45, कार्नो इंजन है, जो कार्नो इंजन है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, कार्नो इंजन, देखिए इस चैप्टर से आने वाला प्रश्न 99% चांस है कि कार्नो इंजन से ही पूछा जाएगा। ठीक है, कार्नो इंजन से ही पूछा जाएगा। तो बताइए कार्नो इंजन रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, 45 का आंसर दीजिए।
तो ये एक रिवर्सिबल है। क्या है? रिवर्सिबल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब कार्नो साइकिल में कितने चरण होते हैं आप बताइए? कार्नो जो इंजन होता है उसमें साइकिल होता है कार्नो, तो पहले कितने प्रक्रम से होते हुए ये कंप्लीट होता है बताइए? 46। 46 का आंसर दीजिए। तो इसके 4 चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। जो अगर आपने कार्नो इंजन का ग्राफ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ये पेन ढंग से चल नहीं रहा है अभी। ये 4 चरण होते हैं, 4 चरणों में कंप्लीट होता है कार्नो इंजन का जो कार्नो साइकिल होता है वो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अलग से हम समझा देंगे आपको। लेकिन अभी ये क्वेश्चन जो 100 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में सीधे छपेंगे, इसलिए इसका रिवीजन कराना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी समय कम है इसलिए। तो सभी स्टूडेंट्स ऐसे तो नहीं है जिनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो अधिकांश को जिन्होंने मेहनत करी है उनको समझ में आ रहा है आसानी से। इसलिए हमने इसको ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया है यहाँ पे। जिनको विस्तार से जानना है वो कमेंट कर दे, हम आपको अलग से समझा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कार्नो एफिशिएंसी निर्भर करती है किस पर? तापमान पर, दाब पर, आयतन पर। बताइए कार्नो इंजन की जो क्षमता होती है, दक्षता, वो किस पर निर्भर करती है? 47 का आंसर दीजिए। तो ये केवल टेम्परेचर पर निर्भर करती है, ठीक है? किस पर? टेम्परेचर पर। और इसकी एफिशिएंसी का सूत्र क्या होता है ये याद कर लेना। ये क्या है? इस पर ही आधारित ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 48 का बताइए। इफिशियंसी का सूत्र कार्नो इंजन की, ठीक है? कार्नो इंजन। अब देखिए क्लास अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, और आप डायरेक्ट पीडीएफ लेंगे बिना लिखी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एफिशिएंसी का सूत्र कौन सी एफिशिएंसी। तो कार्नो इंजन की जो एफिशिएंसी है उसका फॉर्मूला है 1 - T2/T1, ठीक है? लेकिन अब आप इसको ऐसे देखिए कि 1 - T2, आज ये चल ही नहीं रहा है यार, पता नहीं इसमें क्या हो गया है। T2 - T1 कौन? तो ऐसे देखना है 1 - T2/T1 माइनस। अब देखिए ऐसे पूछा जा सकता है, इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो T1 - T2/T1 ऐसे भी हो सकता है ये। देखिए T1 - T2/T1। आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कार्नो इंजन सबसे दक्ष होता है, अधिक दक्ष होता है, मध्यम होता है, किस प्रकार का होता है बताइए कार्नो इंजन? तो कार्नो इंजन की दक्षता सबसे अधिक मानी जाती है या कम मानी जाती है बताइए? इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 49। तो कार्नो इंजन को सबसे अधिक दक्ष माना जाता है, लेकिन फिर भी 100% इसकी दक्षता नहीं हो सकती। 100% ऊर्जा को कार्य में बदलना असंभव है, इसलिए 100% नहीं हो सकती, लेकिन अधिक दक्ष माना जाता है इस और इंजन से। जबकि रियल इंजन की एफिशिएंसी कारणों से अधिक होगी, कम होगी बताइए? जो वास्तविक इंजन होते हैं उसकी दक्षता कारणों से कम होगी या बराबर होगी बताइए? क्वेश्चन नंबर 50। तो कार्नो इंजन की अधिक होती है, जबकि कारणों को एक आदर्श स्थिति माना जाता है, लेकिन जबकि रियल इंजन होता है उसकी दक्षता कार्नो इंजन से कम होगी, ठीक है? कार्नो इंजन से कम होगी। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, हीट इंजन का कार्य क्या है? उष्मा इंजन क्या करती है? हीट इंजन क्या करता है? हीट से कार्य में परिवर्तित करता है या फिर कार्य से हीट में परिवर्तित करता है बताइए? दोनों में से एक ऑप्शन होगा। 51 का आंसर दीजिए भाई। क्या राइट आंसर? बहुत ईजी है। तो हीट इंजन है जो हीट से कार्य में परिवर्तित करता है, हीट को कार्य में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। अब देखिए सिंक क्या होता है? अब देखिए सिंक जो होता है, एक तो होता है स्रोत और एक होता है सिंक। अब सिंक क्या होता है? उष्मा देता है, उष्मा लेता है बताइए? घरों में भी सिंक होते हैं अपने बहुत सारी, आपको पता होगा तो, लेकिन उसका मीनिंग इससे मिलता जुलता है, सेम नहीं है। बताइए 52। 52 बताइए। तो ये क्या करता है? उष्मा लेता है। जैसे अपने घरों में सिंक होता है, उसमें अपन पानी डालते हैं और पानी को वो बाहर भेज देता है, यानी कि अपने पास जो एक्स्ट्रा बचा हुआ होता है उसमें से उसको कम कर देता है, या फिर एनर्जी को स्टोर, पानी को स्टोर भी रख लेता है वो। तो उसी प्रकार सिंक वो होता है कि जब अपने पास अधिक एनर्जी होती है तो उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। जितनी जरूरत है उतनी ही निकाय तक इसके पास रहती है, जबकि बाकी की जो अधिक ऊर्जा है उससे ज़्यादा उसको ये सिंक अपने में समाहित कर लेता है, ठीक है? तो समझ गए? तो ये क्या कर रहा है? सिंक उष्मा ले रहा है। क्या कर रहा है? उष्मा ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 वो 53। अब सोर्स क्या होता है? सोर्स क्या होता है? सोर्स जहाँ से उष्मा आ रही है, यानी कि उष्मा देता है सोर्स। सोर्स क्या करता है? उष्मा देता है। और सिंक क्या करता है? एक्स्ट्रा उष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो सिंक क्या करता है? ये सोर्स क्या करता है? उष्मा देता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 53 के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। सारे क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये
इंजन की दक्षता, कार्नो इंजन की एफिशिएंसी और उसके पर आधारित जो प्रश्न है उनकी ज़्यादा संभावना है। एक यूनिट से वैसे 3 क्वेश्चन पूछ जाएंगे लगभग एवरेज। तो आप समझ के चलिए कि 2 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल के आएंगे जो इन 100 क्वेश्चन के अंदर आसानी से मिल जाएंगे आपको, जैसे छपे हुए। लेकिन एक क्वेश्चन आता है जो थोड़ा घुमा के आएगा, वो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, वो 54 देखिए, ईट इंजन काम करता है भाई एक रिवर्स वर में, दो रिवर्स वर में, या फिर तीन, बताइए कितने चरण के अनुसार ये रिवर्स वर में काम करता है हीट इंजन, बताइए 54। तो ये दो रिवर्स वर में काम करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। इसका जो डायग्राम होता है, इसका जो ग्राफ होता है, वो जैसे ही आप उसका ग्राफ देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा किस प्रकार से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 55, सेकंड लॉ क्या बताता है बताइए। तो देखो फर्स्ट लॉ क्या बताता है और सेकंड लॉ क्या बताता है, और उसमें क्लासिस का कथन और केल्विन का कथन, ये दोनों आपको अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। सेकंड लॉ क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है उष्मा प्रवाह की दिशा। क्या बताता है, उष्मा प्रवाह की दिशा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, मैंने ज़्यादा लिखने की बजाय मैंने ये बेटर समझा कि आपको मैं बोल के समझाऊंगा, वो शायद आपके सीधे कानों में जाएगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। एंट्रोपी की इकाई क्या है बताइए इसमें से। क्वेश्चन नंबर 56 का बताइए 56। तो जूल पर केल्विन एंट्रोपी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी में क्या होता है भाई, कांस्टेंट रहती है, बढ़ती है, घटती है, क्या होता है 57। तो रिवर्सिबल के अंदर कांस्टेंट रहती है एंट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 58, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी में क्या परिवर्तन आता है इरिवर्सिबल में, बताइए 58। तो इरिवर्सिबल के अंदर एंट्रोपी बढ़ती है जबकि रिवर्सिबल में कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर 59, हीट ट्रांसफर रिवर्सिबल में, तो बताइए रिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसके अंदर हीट ट्रांसफर करने पे क्या होगा, फाइनाइट डिफरेंस आएगा, इनफाइटेस्टिमल डिफरेंस आएगा, या फिर कुछ परिवर्तन नहीं होगा, या फिर दोनों ही प्रक्रियाएं होगी, बताइए 59। इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, सेकंड लॉ किससे डिफाइन करता है। सेकंड लॉ किसे डिफाइन करता है, एंट्रोपी को या फिर ऊर्जा को, द्रव्यमान को। 60 बताइए। तो ये एंट्रोपी को दर्शाता है, एंट्रोपी के अंदर है ऊर्जा की प्रवाह की दिशा, दूसरा नियम है उसके अनुसार। तो ये एंट्रोपी को दर्शाता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ किसको दर्शाता है, एंट्रोपी को। क्वेश्चन नंबर 61, हीट इंजन क्या करता है बताइए। पहले भी आया था अभी, उष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है। हीट इंजन क्या करता है, उष्मा को कार्य में। अब देखिए हीट इंजन किन के बीच काम करता है, दो रिवर्सियर, शायद ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं लेकिन फिर भी आपको याद रखना, दो रिवर्सियर के बीच कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, हीट इंजन में हाई टेम्परेचर सोर्स को क्या कहते हैं, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और या फिर जहाँ से टेम्परेचर प्राप्त होता है इसको, उसे क्या कहते हैं। 63 के अंदर तो जो उच्च ताप होता है उसको सोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोर्स, जहाँ से टेम्परेचर आ रहा है, जहाँ से एनर्जी आ रही है उसको सोर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, लो टेम्परेचर रिवर्सिवर को क्या कहते हैं, लो टेम्परेचर रिवर्सिवर, बताइए 64। तो जो लो टेम्परेचर होता है वो होता है कि जो निकाय का एक्स्ट्रा टेम्परेचर था उसको अवशोषित करता है, तो उसका तो इस सोर्स जितना तो होगा नहीं, वहाँ से एक्स्ट्रा टेम्परेचर को इसने अवशोषित किया तो इसका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। और किसका, सिंक का। तो जो रिवर्सिबल लो टेम्परेचर रिवर्सिबल होगा वो सिंक होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, हीट इंजन की एफिशिएंसी। अब देखिए हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो किस प्रकार निकाली जाती है, वहाँ कार्नो इंजन की एफिशिएंसी थी, यहाँ हीट इंजन की निकाल रहे हैं, बताइए 65 के अंदर। तो ये होता है W/Q1, ठीक है। दी गई उष्मा और किया गया कार्य, उष्मा के बदले जो कार्य किया गया वही इसकी एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एफिशिएंसी हमेशा बताइए एक से ज़्यादा रहेगी, एक के बराबर रहेगी, एक से कम रहेगी। तो आपको पता है कि जो उष्मा दी गई है उसको 100% कार्य में नहीं बदला जा सकता, यानी कि कार्य जो किया जाएगा वो 100 से कम प्रतिशत किया जाएगा, ठीक है। जबकि उष्मा 100% दे दी जाएगी, तो यानी कि जितनी उष्मा दी गई उससे कम कार्य होगा, तो अनुपात इसका हमेशा एक से कम होगा, तो एफिशिएंसी भी हमेशा एक से कम होगी। इस फॉर्मूले में देखो जी पे इससे ऊपर वाला है ये ऑप्शन नंबर ए। भाई डब्लू तो 99 है, यानी कि 100% से कम, और उष्मा जितनी दी गई है 100% उसका 99% कार्य हो रहा है, तो यानी कि इसका जो अनुपात है वो एक से कम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक से कम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, यदि पूरा हीट वर्क में बदल जाए तो एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी एक हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 100% हो जाएगा तो पूरी एफिशिएंसी क्या होगी, एक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब आपको पता है कि एफिशिएंसी एक होती नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, वहाँ पे आंसर एक ही मानना पड़ेगा। 67 का समझ गए आप, ठीक है, लेकिन यह संभव नहीं है, वैसे संभव नहीं है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आंसर इसका एक ही होगा।
क्वेश्चन नंबर 68, वास्तविक इंजन में एफिशिएंसी क्या होती है भाई? एक से कम ही होगी। आपको भाई एक से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, तो एक से कम ही होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, देखिए कार्नो इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, आपको पता ही है, और इंजन की तुलना में सबसे अधिक होती है। हीट इंजन में रिजेक्टेड हीट होती है, वो कौन सी होती है? Q1 Q2 W क्या होता है? रिजेक्टेड हीट का मतलब जो कार्य में परिवर्तित नहीं हो पाती है। बताइए 70 का आंसर। तो Q1 तो वो होती है जो कार्य में परिवर्तित होती है, Q2 होता है जो रिजेक्टेड हीट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, देखिए रेफ्रिजरेटर क्या करता है? फ्रीज होता है, अपने घरों में जो काम करते हैं वो चीज़ों को ठंडा करता है, तो हीट को हॉट से कोल्ड ले जाता है। ठीक है, क्या करता है फ्रिज? हॉट से कोल्ड की ओर ले जाता है, यानी कि ठंडा करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 70। रेफ्रिजरेटर होता है वो उल्टी प्रक्रिया में कार्य करता है। ये करता है हीट को हॉट से कोल्ड, हीट को हॉट से कोल्ड नहीं, ये कोल्ड से हॉट लेकर के बाहर करता है उसको। ठीक है, जैसे इसके अंदर कोई भी चीज़ रखी होती है, वो ठंडी होने पर भी उससे हीट लेकर के उसको बाहर करता है, तो उससे क्या होगा, ये अंदर की चीज़ें बहुत ठंडी हो जाती है। इसलिए बहुत सी बार पूछा जाता है कि यदि रूम के अंदर फ्रिज को खुला छोड़ दिया जाए तो वो रूम गर्म होगा या ठंडा होगा? बताइए। तो रूम है ना गर्म हो जाएगा, गर्म, क्योंकि ये क्या करता है, ठंडी चीज़ों से उष्मा को हॉट की तरफ ले जाता है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, देखिए रेफ्रिजरेटर में एक्सटर्नल वर्क की, बताइए लगता है नहीं लगता? फ्रिज के अंदर एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ता है, यानी कि बाह्य कार्य करना पड़ता है क्या? बताइए, बताइए करना पड़ता है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 72 का बताइए, रेफ्रिजरेटर में एक्सटर्नल वर्क है जो लगता है या नहीं लगता? इसमें क्या बाह्य कार्य होता है कि फ्रिज के अंदर? बताइए 72। तो इसके अंदर बाह्य कार्य की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, ये उल्टा काम कर रहा है, ठंडे से गर्म की ओर उष्मा को ले जा रहा है। ठीक है, तो विपरीत कार्य हो रहा है, इसलिए इसमें एक्सटर्नल कार्य करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, देखिए फ्रिज का उद्देश्य क्या है? हीटिंग, कूलिंग, वर्क, या फिर क्या करना है? बताइए, फ्रिज का उद्देश्य इसमें कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 73। तो इसका कार्य है कूलिंग करना, इसलिए जो चीज़ें रखी है जिनका टेम्परेचर कम है वहां से और टेम्परेचर कम करके बाहर फेंक देता है, गर्म वाले की ओर। क्वेश्चन नंबर 74, देखिए रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि सीओपी क्या होता है? एफिशिएंसी मान लीजिए एक तरह से। तो फ्रिज का जो एफिशिएंस ये कोफिशिएंट होगा वो परफॉर्मेंस यानी सीओपी क्या होगा? इसमें से कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा? ये उनसे उल्टा प्रोसेस है, तो अब आपको दिमाग लगाना है कौन सा इसका आंसर होगा। बताइए 74 का। तो Q2/W। ठीक है, Q2/W ये वाला होगा, जबकि पहले वाले में अपन ने देखा था हीट वाले के अंदर Q1/W था, W/Q1 था उसके अंदर, W/Q1, जबकि इसके अंदर Q2/W होगा। और क्वेश्चन नंबर 75, सीओपी की वैल्यू क्या होती है? बताइए, सीओपी की वैल्यू एक से कम होती है, एक से ज़्यादा होती है, या फिर बराबर होती है? 75 का आंसर दीजिए। तो देखिए सीओपी की वैल्यू होती है ना, वो एक से अधिक हो सकती है। ठीक है, एक से अधिक हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। जबकि जो एफिशिएंसी है वो एक से अधिक नहीं हो सकती, समझ रहे हो ना आप? एफिशिएंसी उससे अधिक नहीं हो सकती, जबकि सीओपी की वैल्यू एक से अधिक हो सकती है। ये दोनों चीजें आपको समझने की बहुत जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 76, देखिए हीट पंप का कार्य क्या है? कूलिंग, हीटिंग, या फिर बोथ? बताइए क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर दीजिए। तो हीट पंप होता है वो हीटिंग देता है, हीटिंग करता है, हीटिंग इसका कार्य है, जबकि रेफ्रिजरेटर का कूलिंग है। क्वेश्चन नंबर 77, देखिए हीट पंप का सीओपी बताइए क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ, बताइए इसका क्या होगा सीओपी क्वेश्चन नंबर 77 का? तो इसका होगा Q1/W। देखिए हीट पंप का Q1/W होगा, जबकि रेफ्रिजरेटर का Q2/W होगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एफिशिएंसी अलग है, सीओपी अलग है। ठीक है, तो सीओपी की वैल्यू एक से अधिक हो सकती है, जबकि एफिशिएंसी की वैल्यू एक से अधिक नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 78, रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन में क्या अंतर होता है? रिवर्स प्रोसेस सेम, बताइए क्या दोनों में क्या परिवर्तन होता है? 78 का बताइए। तो एकदम दोनों अलग अलग परिवर्तन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, दोनों का जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। क्वेश्चन एक दूसरे के विपरीत प्रोसेस है दोनों का, एक गर्म करता है, एक ठंडा करता है। क्वेश्चन नंबर 79, देखिए सेकंड लॉ के अनुसार क्या है? सेकंड लॉ क्या दर्शाता है? हीट इंजन 100% एफिशिएंट हो सकता है, 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा नियम ये कहता है कि 100% ऊर्जा को कार्य में नहीं बदला जा सकता, तो हीट इंजन भी 100% नहीं होगा। तो 79 के अंदर कौन सा आंसर राइट होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संभव नहीं है 100% हीट को
ऊर्जा में कार्य में बदलना। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, एंट्रोपी रेफ्रिजरेटर में बताइए घटती है या बढ़ती है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का कार्य है कूलिंग करना। तो बताइए इसमें एंट्रोपी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगा? 80, 80 का आंसर बताइए 80। तो इसमें जो कुल एंट्रोपी होती है वो बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, फर्स्ट लॉ क्या बताता है? ऊर्जा संरक्षण। ये अभी मैंने बताया था आपको, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। फर्स्ट लॉ क्या बताता है? ऊर्जा संरक्षण। जबकि जो सेकंड लॉ होता है वो ऊर्जा की, जो ऊर्जा की प्रवाह होता है उसकी दिशा को दर्शाता है। तो 82 के अंदर क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रिया की दिशा को दर्शाता है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको अच्छे से कर लेना है। ये इजी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, उसमें क्या होता है बताइए? 83, 83। तो इसके अंदर जो कुल ऊर्जा परिवर्तन होता है ये उसमें, ठीक है, ये जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि समतापी, समतापी के अंदर क्या होगा? टेम्परेचर जीरो होता है, लेकिन इसके हिसाब से बताना है। 84, 84। तो जब टेम्परेचर के आधार पर ये आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो जब टेम्परेचर सेम होगा तो डेल यू भी जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, स्टेटमेंट है आइसोथर्मल में टी कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल सही है। और एडियाबेटिक में क्यू बराबर जीरो होता है, बिल्कुल। बताइए क्यू बराबर जीरो होता है क्या? बताइए 85 के अंदर। तो एकदम दोनों ही सही है। तो अब इसका आंसर देंगे दोनों सही, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86 इसमें स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ वैलिड है, सेकंड लॉ भी वैलिड है। बताइए 86। तो दोनों ही एकदम सही है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों को ही माना गया है, इनका कोई अपवाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 कार्नो इंजन की एफिशिएंसी किस पर निर्भर करती है भाई? वर्किंग सब्सटेंस पर, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, किस पर निर्भर करती है? तो आपको पता है कार्नो इंजन की दक्षता का जो फॉर्मूला था 1 - T2/T1, तो यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 87 के अंदर। 87 में क्या होगा? टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, एंट्रोपी का चेंज रिवर्सिबल में कैसा होगा? भाई रिवर्सिबल में एंट्रोपी बदलेगी, लेकिन किस प्रकार? जीरो होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी? 88, 88। ठीक है, तो जीरो होगी यूनिवर्स में जीरो होगी एंट्रोपी रिवर्सिबल में। जबकि इरिवर्सिबल में क्या होगा? बढ़ती है। अब देखिए एंट्रोपी का चेंज इरिवर्सिबल में क्या होगा? बताइए 89, 89। इरिवर्सिबल में होगा पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसका रिवीजन करना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लास्ट में स्कैन दिया हुआ है, स्कैनर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, पीपीएम 2 वायोलेट करता है, बताइए पीपीएम 2 वायलेट करता है फर्स्ट लो को, सेकंड लो को, थर्ड लो को, या फिर किसी को भी नहीं? 90, 90, 90, 90 का आंसर दीजिए। तो सेकंड लो को वायलेट करता है, किसको? सेकंड लो को। पीपीएम 2 अभी बताया था मैंने आपको, समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 91 हीट इंजन एफिशिएंसी, बताइए हीट इंजन की जो एफिशिएंसी, अब बताया आपको एफिशिएंसी हमेशा एक से कम होगी, क्या होगी? एक से कम होगी, लेकिन सीओपी एक से ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए रेफ्रिजरेटर का जो सीओपी है, सीओपी एक से ज़्यादा, मैंने सारे क्वेश्चन पास पास इसलिए रखे हमारी टीम ने, ताकि आपको एक दूसरे से कंपेयर करना बहुत आसान हो। ठीक है, हाथों हाथ याद हो जाएगा। जैसे मान ली हीट इंजन की एफिशिएंसी होगी, तो एफिशिएंसी होगी तो भाई एक से कम होगी। अब सीओपी होगा, सीओपी एक से अधिक हो सकता है, तो एक से अधिक हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और इसी प्रकार रेफ्रिजरेटर कूलिंग करता है, हीट इंजन हीटिंग देता है, दोनों का रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, स्टेटमेंट देखिए, हीट इंजन वर्क प्रोड्यूस करता है क्या? बताइए हीट इंजन 93, 93 का बताइए। बिल्कुल सही है, कार्य में परिवर्तित करता है। रेफ्रिजरेटर वर्क कंज्यूम करता है, ये उल्टा प्रोसेस होता है, ठीक है, वर्क को कंज्यूम करता है, यहाँ से कार्य होगा, ऊर्जा उसमें बदलेगी। जबकि ये क्या करता है? हीट को कूलिंग से लेके, मतलब कूलिंग पार्ट से हीट वाले पार्ट की ओर ट्रांसफर करता है, गर्म को गर्म की ओर करता है। तो इसमें एक्सटर्नल कार्य करना पड़ता है, तो कार्य जो करना पड़ता है एक्सटर्नल, वो इसमें होगा वर्क कंज्यूम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, देखिए एंट्रोपी डिसऑर्डर दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है। क्या एंट्रोपी डिसऑर्डर दर्शाता है? बिल्कुल दर्शाता है। और एंट्रोपी इंक्रीज होती है, तो क्या बताइए एंट्रोपी घटने का कहीं पढ़ा आपने? नहीं। देखिए जो रिवर्सिबल है उसके अंदर तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो इरिवर्सिबल है वहाँ पे एंट्रोपी पॉजिटिव या फिर इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, स्टेटमेंट कार्नो इंजन रिवर्सिबल है क्या या इरिवर्सिबल है? और रियल इंजन इरिवर्सिबल है। अब दोनों में से बताना कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है, बताइए। 95 का आंसर दीजिए। तो एकदम दोनों ही सही है, कार्नो इंजन है वो एकदम रिवर्सिबल है, और जो रियल इंजन होता है वो इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो दोनों सही है।
क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, देखिए एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, कार्नो इंजन की होती है, रियल इंजन की कम होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, हीट पंप का उपयोग काहे के लिए किया जाता है, हीट पंप बताइए 97। तो हीट पंप का उपयोग ऑफिशियली है, ऑफिशियली के हीटिंग के लिए किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड लॉ डायरेक्शन बताता है और फर्स्ट लॉ अमाउंट बताता है, ऊर्जा की संरक्षण का सिद्धांत तो ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है कि ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगी लेकिन संरक्षित रहेगी, जबकि ये ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है, गर्म से ठंडे की ओर हो रहा है ना, अधिक हीट से कम की ओर, ये दर्शाता है सेकंड लॉ। तो ऑप्शन नंबर ये दोनों ही इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, स्टेटमेंट है एंट्रोपी की इकाई जूल पर केल्विन है, ये बिल्कुल सही है। और हीट की इकाई यानी कि उष्मा की इकाई क्या है, जूल है। बताइए क्या दोनों सही है क्या 99 में, तो बिल्कुल दोनों ही सही है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, इससे करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके बनाए हैं, टीम के अंदर एक्सपर्ट्स भी है जिनके पास पहले से बहुत कम टाइम बचता है, टाइम नहीं बच पाता, लेकिन फिर भी आपके लिए हम रेडी हैं कि मेहनत करने के लिए तत्पर है। हमारी टीम के जो सदस्य हैं सिलेक्टेड भी है, एक्सपर्ट्स भी है, उन्हें अच्छा खासा अनुभव है। तो आप इसकी फिजिक्स की पूरी सीरीज आएगी, ठीक है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सारे क्वेश्चन आपको लेबर स्टैंड एग्जाम में जैसे कि जैसे छपे हुए मिलेंगे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो। इसके साथ ही हम आपके लिए जीके वाले भी क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, हमारे टीम के सदस्य हैं जो, तो आपके लिए वो क्वेश्चन भी आने वाले हैं। हमारी ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है, 4-5 लोग ही है जो कि एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 100 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दे। इसकी पीडीएफ्स प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, जो कि पीडीएफ के लास्ट में हम स्कैनर दे रखा है, वहाँ से स्कैन कर लेना आप। तो क्वेश्चन नंबर 100 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 है कि इसका स्टेटमेंट देखिए, क्या 100% एफिशिएंट इंजन संभव नहीं है, बताइए क्या 100% इंजीनियर संभव नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है क्या है। तो आपने देखा कि ऐसा कोई इंजन संभव नहीं है दूसरे नियम के अनुसार जो 100% ऊर्जा को 100% मतलब ऊर्जा को 100% कार्य में बदल सके, तो बिल्कुल सही है, नहीं है संभव, ऐसा इम्पॉसिबल है। और सेकंड लॉ इसे रोकता है, किसको रोकता है, 100% इफिशियंट बनाने को, यानी कि सेकंड लॉ बताता है कि 100% इंजन संभव नहीं है, बिल्कुल सही है दोनों ही। ये इसको सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो दोनों बिल्कुल सही है, इसके बारे में ही है। सेकंड लॉ में कहा गया है ये कि इस ऊर्जा को 100% कार्य में बदलना संभव नहीं है। तो 100% अपन ने कर लिए हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ये लेब स्टैंड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ के तो हमारी टीम ने तैयार किया है बहुत मेहनत से, लेकिन अब आपको भी कैसा लगा आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा जिस दिन आप एग्जाम देंगे उस दिन, या फिर पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो उससे हालांकि पीवाईक्यू से हमने इसका लेवल बहुत अपग्रेड कर दिया है, आर, जो आर एग्जाम ले रहा है उसके हिसाब से। तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। पूरी यूनिट वाइज पूरे 10 यूनिट कराएंगे फिजिक्स के भी, उसके बाद साइंस कंप्लीट हो जाएगा हमारी तरफ से। उसके बाद हम जीके के जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो उसके अंदर हम सिलेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, लगभग क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं, कुछ चैप्टर घट रहे हैं तो आपके चैप्टर वाइज वो भी करा देंगे, जैसे आपके सिलेबस में दे रखा उसी प्रकार से हम यूनिट लेके आएंगे। जैसे एक पॉइंट की जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे उसी प्रकार से, तो आपके जल्द ही पूरा कराएंगे। आप रिवीजन करते रहिए, अपने नोट्स का रिवीजन करते रहिए, अपनी तैयारी जो चल रही है उसको चलने दीजिए। बस आप रोजाना 1 घंटा इस चैनल की क्लासेस देखते रहिए, वो आपके इसमें वैल्यू ऐड करेगा और आपको अवेयर भी करेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो केवल क्वेश्चन से पढ़ करके सिलेक्शन पाना संभव नहीं है, ठीक है। अगर मैं कह भी दूं कि संभव है तो कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है वास्तविक में। तो रियल बात यही है कि आप अपने नोट्स का बार बार रिवाइज करें, ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन तब दिलाएंगे जब आपको आपके नोट्स रेडी होंगे, तैयार होंगे। ये आपके माइंड में क्वेश्चन की फॉर्मेशन ऐड करते हैं, आपको दर्शाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो उसको नोट्स को किस प्रकार से याद करना है। लेकिन बिना नोट्स के क्या ये संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। एक अच्छा टीचर या गाइडर आपको ऐसा कभी नहीं कहेगा कि केवल क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई कहते हैं तो फिर वो मेरे हिसाब से तो गलती है, बाकी आप भी समझदार हैं खुद भी, ठीक है। तो आप यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आपको रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, 2-5 मिनट में आप रिवीजन कर देंगे उसका, 2-4 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन क्लास देखना इंपॉर्टेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जीके की इंपॉर्टेंट क्लासेस आएगी, और टाइम बचेगा तो हम करंट की भी लाएंगे। इंडिया जीके है उसके लिए आप अपने स्तर पर तैयारी कर लीजिए, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है तो हम नहीं कहेंगे उसके लिए, आप अपने स्तर पर इंडिया जीके की पढ़ाई कीजिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो आएगा, देखिए फिजिक्स की यूनिट 3 लेके आएंगे शीघ्र ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।